आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कहकर ही मानेंगे। इन दिनों मुल्क में एक बेचैनी सी है। मुल्क के कई हिस्सों में फिरकावाराना फसादात रूनुमा हुए हैं। रामनवमी के मौके पर कई जगहों पर हालात खराब हुए। दारुल हुकूमत दिल्ली के जहांगीरपुरी में भी दो फिरकों में कशीदगी बढ़ी। सवाल यह उठता है कि ये कौन लोग हैं जो बार बार मुल्क को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो मुल्क के भाईचारे और अमन अमान के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। आज इसी पर हम बात करेंगे कि आखिर मुल्क का और अमन का दुश्मन कौन है, जो मुल्क के भाईचारे और मुल्क में एक प्यार मोहब्बत का जो माहौल होता है उसे ये माहौल रास नहीं आ रहा है। इसी पर हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ ज्ञानेंद्र भारद्वाज जी हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के तर्जुमान हैं, दिल्ली से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी, रिटायर्ड कांग्रेस स्पोक्स पर्सन है, वो भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। एसपी वैद साहब साबिक डीजीपी हैं, वो भी इस डिबेट में जुड़े हुए हैं और कुछ देर में बीजेपी के तर्जुमान भी इस डिबेट का हिस्सा होंगे। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले ज्ञानेंद्र भारद्वाज जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। क्या वाकई में दिल्ली के जहांगीरपुरी में जो कुछ हुआ वो आम आदमी पार्टी और आपकी सरकार और आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, क्या उसकी कोताही की वजह से, उसकी कमी रह गई? आप लोग हालात को नहीं समझ पाई सरकार? देखिए अब्बू जी, आवाज आ रही है अब्बू जी आपको? जी जी बिल्कुल। हाँ, देखिए अब्बू जी, पहले दिल्ली की व्यवस्था को आपको समझना पड़ेगा जी। दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी दिल्ली की पुलिस की है। और दिल्ली की पुलिस केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। केंद्र सरकार के होम मिनिस्टर को डायरेक्ट दिल्ली के पुलिस कमिश्नर की रिपोर्टिंग है। दिल्ली की पुलिस हमारे पास नहीं है, दिल्ली की पुलिस डायरेक्ट अमित शाह साहब के पास है जी। और मैं आज भी कह रहा था कि अभी आपने भी बताया कि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोगों पे एफआईआर हुई है, क्योंकि ये शोभा यात्रा उन्होंने बगैर इजाजत के निकाली। लेकिन मैं उसको भी नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि इस तरीके की घटनाओं का समाज में कोई स्थान नहीं है, कोई सोसाइटी इसको एक्सेप्ट नहीं करती। बिल्कुल। और देखिए, जिस तरीके से हमने देखा कि वहां पे लोग इकट्ठे हुए, लोगों के पास पत्थर आए, हथियार आए, वहां पे हमने देखा फायर भी हुआ, तलवारें भी निकाली गई, तलवारें लहराई भी गई, ये सारी चीजें हमने देखी है। तो दिल्ली तो नेशनल कैपिटल है, दिल्ली के अंदर तो डायरेक्ट होम मिनिस्टर बैठते हैं, डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर बैठते हैं, और दिल्ली के अंदर इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हो गया। इंटेलिजेंस कहाँ थी? इंटेलिजेंस के पास क्या इनपुट नहीं थी कि वहां पे इस तरीके की घटनाओं का अंजाम दिया जाएगा? और बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोग, मैं देखा 3 दिन से कह रहे जी बहुत बड़ी साजिश हो रही थी, इसमें पीएफआई शामिल था, इसमें वो लोग थे जिनके शाहीन बाग से कनेक्शन थे, ये वो लोग थे जिनके नॉर्थ ईस्ट राइट्स में जो लोग थे वो इन्वॉल्व थे। मैंने बार बार यही इनसे सवाल कर रहा हूं कि सब कुछ पता था आपको, 2 साल से सब कुछ हो रहा था, लेकिन आप कर कुछ नहीं रहे थे। आप सिर्फ इंतजार कर रहे थे कि इस तरीके की एक सांप्रदायिक घटना हो, इस तरीके से माहौल खराब हो, फिर आप आओ। अरे दिल्ली की पुलिस आपकी, होम मिनिस्टर आपका, आईबी आपके पास है, सारी एजेंसीज आपके पास है। मैं फिर वही कह रहा हूं कि दिल्ली के जो भी दोषी हैं, वो किसी संप्रदाय का हो, किसी मजहब का हो, किसी जात का हो, दिल्ली के सारे गुनाहगारों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ये हमारी सरकार ने भी कहा है और मैं फिर यही कह रहा हूं कि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हुआ है और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। 1984 के राइट्स के बाद दिल्ली के अंदर अगर राइट्स दूसरी बार होने की कोशिश हुई, एक बार 2020 में हुए और दूसरी बार ये राइट्स होने की कोशिश हुई है, तो ये के टेनओवर में हुई है। नहीं बिल्कुल। दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली बहुत सेंसिटिव है, मुल्क की राजधानी है, मुल्क का कैपिटल है, और वहां पर अगर 2 साल के अंदर 2 बार इस तरह के राइट्स और वायलेंस हो जाए तो सरकार पर और इंतजामिया पर जरूर सवाल उठता है। मेरे साथ सैयद यासिर जिलानी साहब बीजेपी के तर्जुमान है, वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। यासिर जिलानी जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। यासिर जिलानी जी, क्या वाकई में सेंट्रल गवर्नमेंट की और एजेंसियों की ये कोताही है, सिक्योरिटी लैप्स है जो कुछ जहांगीरपुरी में हुआ? देखिए, ये कहना तो किसी के लिए भी, और आप तो सहाफी हैं, आप सवाल भी करते हैं और कह भी सकते हैं। मैंने अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को भी मैं सुन रहा था। आपको दिल्ली में जो सिचुएशन है, दिल्ली में किसी तरीके के जुलूस, किसी तरह का जो इस तरह का प्रोग्राम होता है, उसकी अनुमति देने का जो अधिकार है वो दिल्ली सरकार के पास है।
ये इनके आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं को कुछ भी पता ही नहीं। उन्होंने एक चीज रट लगा रखी है कि दिल्ली पुलिस क्योंकि होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है इसलिए फेलियर है। अपने फेलियर पे बड़ा सा एक लबादा डालने के लिए ये तरह तरह की बात करते हैं। और ये संयोग नहीं है, जो बार बार संयोग की बात कर रहे हैं, ये प्रयोग है। हमने नॉर्थ ईस्ट के दंगे में किसका नाम आया था? ताहिर हुसैन का। इस वक्त किसका नाम आया? आम आदमी पार्टी के नेता अंसार का। और देखिए क्यों वो आप इस क्रोनोलॉजी को समझने की कोशिश करिए कि जब पुलिस लेके जा रही है अंसार को तो वो अपना जलवा दिखाता है क्योंकि उस पे आम आदमी पार्टी के सरदार का हाथ है। और वो आम आदमी पार्टी के सरदार केजरीवाल का हाथ है, तो वो पुष्पा वाला एक्टिंग और एक्ट करके दिखाता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं अबू हुरैरा साहब बहुत जिम्मेदारी के साथ कहूंगा कि दिल्ली में किसी तरह के सौहार्द को कोई भी बिगाड़ेगा उसके खिलाफ ज्ञानेंद्र जी इसका जवाब दे रहे हैं जी। और कोई किसी भी ग्रुप और किसी भी गुट का हो, किसी भी गुट का हो, उसके अपराध को बख्शेगी नहीं दिल्ली पुलिस। एक एक आदमी को। ज्ञानेंद्र भारद्वाज जी इसका जवाब दे रहे हैं। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारी तो तय करनी होगी। बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी। जिम्मेदार बिल्कुल जिम्मेदार आम आदमी पार्टी के वो नेता है जो वहां के लोकल लीडर को भड़का रहे हैं। और खास भारद्वाज जी जवाब दे रहे हैं। अभी आप बोल रहे हैं, सुन लीजिए, एक ही बात को रट लगा रहे थे। यासिर जिलानी जी सुन लीजिए। देखिए ज्ञानेंद्र भारद्वाज जी जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं जी। अबू हुरैरा साहब प्लीज आपने कह दिया। नहीं प्लीज एक जी। तो फिर मेरा जवाब सुनिएगा। अच्छा प्रवक्ता वो होता है जो सुनने का भी धैर्य रखे। अरे ज्ञानेंद्र भारद्वाज झूठ मत बोलिए। जो नहीं तो झूठ मत बोलिए ना। आप केजरीवाल की तरह ठीक है, जवाब दे रहे हैं वो। लोगों को झूठ मत बोलिए। आप जज लगे हो यहाँ पे। ठीक है, आप करोगे झूठ सच। ज्ञानेंद्र जी जवाब दे रहे हैं जी। आपको सुना सब नहीं, जज नहीं लगा हूं, मैं सच्चाई बता रहा हूं। अंसार कौन है? अंसार कौन है? आम आदमी पार्टी का नेता है कि नहीं है? अंसार कौन है जो पुष्पा की तरह जलवा दिखा रहा है कि मेरे ऊपर अरविंद केजरीवाल का हाथ है, मेरा दिल्ली पुलिस कुछ नहीं बिगाड़ सकती? कौन है वो? ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों की गुंडागर्दी। आप देखो, ये बाहर भी गुंडागर्दी करते, टीवी डिबेट में भी गुंडागर्दी करते हैं। ये इनका काम है, गुंडे इनके डीएनए में है। और मैं फिर वही कह रहा हूँ, देखिए ये इनकी पहचान है, ये इनका चरित्र है। आम आदमी पार्टी के देखिए बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, मैं ये कह रहा हूँ कि मुल्क के अमन के लिए खतरा है। जिस तरह का माहौल पैदा हुआ है पिछले कुछ दिनों में, ये मुल्क के भाईचारे के लिए खतरा है। इसमें बीजेपी को भी, आम आदमी पार्टी को भी, कांग्रेस को, सबको सोचना होगा। ये लड़ाई झगड़े का मौजू नहीं है, लड़ाई झगड़े और बहस का मौजू नहीं। बहुत संजीदा मसला है, बहुत सेंसिटिव मसला है। इसे हम सबको मिलकर सोचना होगा। मैं ज्ञानेंद्र जी आपके पास आऊंगा। मैं जल्दी से, दो मेहमान मेरे पास और हैं, उन्हें भी मैं डिबेट में जोड़ लेता हूं। मैं विंग कमांडर हनुमा आचार्य जी, जो कुछ दिल्ली में हुआ और उससे पहले मुल्क के कई स्टेट में, कर्नाटक में, वेस्ट बंगाल में, इसके अलावा गुजरात में, कई स्टेट में लगातार हो रहा है, इसे किस तरह से आप देखती हैं? जी, इल्म ने, रस्म ने, मजहब ने जो की थी बंदिश टूटी जाती है, वो सब बंद खुले जाते हैं। अकबर इलाहाबादी का ये शेर है। और इस सब के पीछे मुझे तो बीजेपी के काबिल प्रवक्ता के ऊपर उनसे सहानुभूति होती है कि उनको कैसी कैसी बातें करनी पड़ती है, जबकि वो जानते हैं कि साजिशें कहाँ हैं। और इन सब के पीछे सियासत है, और सियासत के पीछे आज की सरकार का ऑब्सेशन है। 10 राज्यों में दंगे होना, पहले भी रामनवमी होती थी भाई, रामनवमी कोई नया होना शुरू नहीं हुआ है, और पहले भी हुआ करती थी। सारे त्योहार होते थे, आपस में भाईचारे से होते थे। सबसे बड़ी जिम्मेदारी देश के गृह मंत्री की बनती है। उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। हर बार ये नहीं समझ में आता कि इतने दंगे होते हैं, वो गायब ही रहते हैं। अरे ठीक है, मॉरल जिम्मेदारी नहीं ले सकते, नैतिक जिम्मेदारी नहीं ले सकते, तो कम से कम फैक्ट्स के ऊपर जो जिम्मेदारी है उसी के कारण इस्तीफा दे दो भाई। अब वहां पे ये हो रहा है कि आजकल हिंदू धर्म का तथाकथित जो फ्लैग है वो ऐसे लोगों को दे दिया है जो दिन भर बलात्कार की बातें करते हैं। वो कहते हैं हत्या कर देंगे हम इसकी उसकी। एक वो और कहानी चल पड़ी है कि केवल हिंदू ये नहीं करेगा, केवल हिंदू इसलिए नहीं करेगा, क्या हिंदू आज ये भी नहीं कर सकता? तो ये सारी जो नैरेटिव्स हैं, ये सारे भी, और ये सब कब हुआ है? ये बीजेपी के इतने दोबारा से बार बार जीतने के कारण हुआ है। और ये जिस मंदिर की बात करते हैं बीजेपी वाले, वो सबसे बड़े जमहूरियत के मंदिर जो आईन है उसकी
धज्जियां बिखेर रहे हैं, उसका बिल्कुल इन्होंने पुर्जा पुर्जा कर दिया है और ये जानबूझ के इस तरह से उकसाते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में, वो पूरी तरह हाथ नहीं झाड़ सकते, उनके नेताओं के बार बार नाम आ रहे हैं। तो ये भी हमको सोचना पड़ेगा कि एक तरफ एक लोग भड़का रहे हैं, वो बिल्कुल निस्संदेह बीजेपी के लोग हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई रिस्पांस दे रहा है कोई, तो वो भी वहां आम आदमी पार्टी के अगर नेताओं का नाम है तो उनकी जिम्मेदारी बनती है। चलिए ठीक है, ज्ञानेंद्र भारद्वाज जी बहुत मुख्तसर में जवाब दीजिए। एसपी वैद साहब बहुत देर से वेट कर रहे हैं, मैं उनके पास जाऊंगा। जी ज्ञानेंद्र भारद्वाज जी। मैं आपको जी सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि पूरे के पूरे घटनाक्रम की क्रोनोलॉजी समझिए। भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक स्कूल ऑफ गुंडा पॉलिटिक्स चल रही है। दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री के घर में भारतीय जनता पार्टी के 42 विधायक आपके अपराधी हैं। 42 विधायक जिन पे अपराध है। सोमनाथ भट्टी अपने पत्नी को कुत्ते से कटवाता है। अमानतुल्लाह अपने घर की औरतों को छेड़ते हुए जेल जाता है। मुख्य सचिव को पीटने के इल्जाम में अमानतुल्लाह जेल गया। आपके यहाँ सीरीज ऑफ लाइन तो एमएलए हैं। आपके एमएलए जब अपराधी होंगे तो आप लोगों को क्या, जो रिप्रेजेंटेटिव अगर अपराधी है तो आप किस तरीके से जनता के साथ आप इंसाफ कर पाएंगे? पहले उस पे आप ध्यान रखिए। पहले यासिर तरह की बात करेंगे तो यासिर गिलानी जी, दिल्ली के जहांगीरपुरी में जो कुछ हुआ है ये अमन के लिए बहुत बड़ा खतरा, आपसी भाईचारे के लिए खतरा है। आम आदमी पार्टी के रुकने असेंबली क्या कर रहे हैं, उनके यहाँ क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, लेकिन दिल्ली में जो कुछ हुआ ये बहुत शर्मनाक है। ये हमारे लिए भी, आपके लिए भी, पूरे मुल्क के लिए बहुत शर्मनाक है। इस पर सोचना चाहिए कि आगे से इस तरह की हरकत ना हो। मैं एसपी वैद साहब के पास में आ रहा हूं। सर, क्या आपको नहीं लगता है कि मुल्क के कई स्टेट में, कर्नाटक से लेकर यूपी, बिहार, झारखंड और गुजरात, कई स्टेट ऐसे जहां पर इस तरह की रामनवमी के मौके पर कम्युनल वायलेंस हुए थे और दिल्ली तो बहुत सेंसिटिव है। क्या सर आपको नहीं लगता है कि एक बहुत बड़ा लैप्स हुआ है सिक्योरिटी एजेंसियों से भी, सरकार से भी? अबू हुरैरा साहब, ऐसा है, आप मुझ गरीब को कहाँ इतने बड़े बड़े हस्तियों के बीच में ले आए। ये पॉलिटिकल बड़े बड़े लीडर्स हैं, लेकिन मैं एक आम शहरी के नाते एक बहुत चिंतित हूँ, परेशान हूँ कि ये मेरे मुल्क का क्या हाल हो रहा है। सही। और ये जो आप देखिए, राजधानी दिल्ली में ऐसा होना तो वाकई शर्मनाक है, लेकिन ये भी देखना है कि ये हैदराबाद में हुआ, आंध्रा में हुआ, कर्नाटका में हुआ, राजस्थान में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ और बहुत सारी जगहों पे हुआ। और इस तरह का साइमल्टेनियसली इतनी जगहों में एक कम्युनल माहौल, सरचार्ज होना, पथराव होना, गोली चलना, ये कंट्री को वीकन करने की कंस्पिरेसी है। और इसके पीछे मैं समझता हूँ जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, पुलिस फोर्सेस हैं, उनका प्रोफेशनल काम बनता है पता करने के लिए कि इसके पीछे किसकी साजिश है। क्या वो कोई पीएफआई बोलता है, कोई एसडीपीआई बोलता है, ये जो भी है, क्या इसमें इंटरनेशनल टूल किट है, क्या इसमें कोई अंदर के लोग इन्वॉल्व हैं? आफ्टर ऑल एग्जीक्यूट करने वाले, राइट करने वाले तो लोकल लोग हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं। और प्रोसेशन बिना इजाजत के कैसे निकालने दिया गया? जब तक आपको परमिशन नहीं होगा प्रोसेशन नहीं निकाल सकते। उसमें पुलिस से बाकायदा इंतजाम के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लिखता है कि इसके इंतजाम किए जाएं, उसके बगैर आप डीएम इजाजत नहीं देता है। तो इतने सेंसिटिव मैटर को किस तरह से हैंडल किया, मैं ओवरऑल समझता हूँ जो लोकल पुलिस और मजिस्ट्रेसी है उनका संज्ञान लेना चाहिए कि उनसे कहाँ गलती हुई है और उस पर वाजिब कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने कैसे पत्थर लाए, कैसे तलवारें लाई, कैसे हथियार लाए और प्रोसेशन पर अटैक किया, ये सब इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। और जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक मैसेज जाना चाहिए कि इस मुल्क में ये चीज टॉलरेट नहीं होगी, क्योंकि इस मुल्क को अगर कमजोर करना है तो
हिंदू मुस्लिम करवा दीजिए, आप कम्युनल राइट्स करवा दीजिए। हमको ट्रेनिंग में ये सिखाया गया था कि पुलिस को अदरवाइज जब भी लॉ एंड ऑर्डर हैंडल करना है तो मिनिमम यूज ऑफ फोर्स होना चाहिए, बट यहां कम्युनल सिचुएशन बन रही हो वहां एडिक्वेट एंड मैक्सिमम फोर्स यूज करने की ट्रेनिंग दी जाती है। तो लोकल पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज का फेलियर तो है ही। कैसे उनको पहले ये एंटिसिपेट नहीं हुआ, ऐसा हो रहा है, हथियार इकट्ठे किए जा रहे हैं, प्रोसेशन बिना इजाजत के निकाले जा रहे हैं, पत्थर इकट्ठे किए जा रहे हैं घरों में और मस्जिदों में, ये कैसे हुआ? ये सब देखने की जरूरत है। और इसके पीछे कौन है, दिमाग किसका है, कौन ये कंट्री को वीकन करना चाहता है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, इस चाहे कोई बाहर की शक्ति है या अंदर के लोग हैं, उनको नंगा करना चाहिए, उनके खिलाफ वाजिब कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात सर आपने कही कि मुल्क को और अमन अमान और मुल्क का जो भाईचारा है उसे कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। आधे घंटे के डिबेट में बैठकर हम सियासत तो कर सकते हैं, लेकिन क्या इस पर गौर व फिक्र नहीं कर सकते हैं कि अगर मुल्क को कौन लोग कमजोर करना चाह रहे हैं, कौन हमारे भाईचारे को तोड़ना चाह रहे हैं? यासिर जिलानी जी, क्या यह इंटेलिजेंस की कमी नहीं है? जिस तरह से दिल्ली में 2020 में बड़े पैमाने पर कम्युनल राइट्स हुए और एक बार फिर वही दिल्ली में हो रहा है। देखिए, एक चीज आप समझने की कोशिश करिए। एक तो सबसे पहले मैं हमारी जो विंग कमांडर मोहतरमा है, मैं उनके शेर का जवाब शेर से दे देता हूं। उन्होंने बहुत अच्छा शेर एक पढ़ा है। मेरा शेर है कि दुनिया का ये एजाज, ये इनाम बहुत है, मुझ पर तेरे इकराम का इल्जाम बहुत है। आप ये समझिए कि आप सिर्फ इल्जाम लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों पे और भारतीय जनता पार्टी पे। आप फिर मैं कहूंगा कि क्रोनोलॉजी समझिए। भारत में बड़े आतंकवादी अब हमले करने की किसी की हिम्मत नहीं है। भारत के अंदर किसी तरह का पिछले 7 सालों में हमने इस तरह का जब माहौल नहीं यासिर जिलानी जी, अब देखिए क्या बात कर रहे हैं आपके दिल्ली में, मुल्क का जो दिल है, मुल्क का जो दिल है, वहां पर इस तरह का जब माहौल हो जाए और इस तरह की बेचैनी लोगों में हो जाए, आप फिर बड़े बड़े हमलों की बात मत कीजिए। आप जहांगीरपुरी में ये किस तरह से हो गया? कैसे लोग शोभा यात्रा में हथियार लेकर निकल गए, कैसे पत्थरबाजी हो गई? ये किसकी नाकामी है? अब आप जवाब नहीं लेंगे तो कैसे बात? देखिए, ये मैं बता तो रहा हूं। आप देखिए कि अभी 2 दिन पहले संयुक्त विपक्ष ने बयान जारी किया था, आपने देखा था, सबने भारद्वाज जी, मैं आपके पास जा रहा हूं। आपने देखा था, बेचैनी है, हताशा है, निराश है विपक्ष, निराश है विपक्ष। 4 राज्यों में बुरी तरीके से हार हुई है और उनको किसी तरीके से समझ में नहीं आ रहा है। मैं एक बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आपको लाना चाहता हूं। भारत में एक ऐसा वर्ग है जिसको हमेशा से तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा का केंद्र बिंदु मान के जो विशेष वर्ग मुसलमान है, जिनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, उनका सहारा लेके कुछ दल राजनीति करना चाहते हैं, उन्हें मोहरा बनाते हैं, उनको सामने लाते हैं और अपने घरों में वो बैठे रहते हैं और उन गरीबों को जेल के अंदर भेज देते हैं। हम और आप तो डिबेट करेंगे, ठीक है यासिर जिलानी जी। अब देखिए, जिन लोगों ने ज्ञानेंद्र भारद्वाज जी भी जवाब देना चाह रहे हैं, अनुमा आचार्य जी भी, दोनों का मैं जवाब ले लेता हूं। अनुमा आचार्य जी, पहले आपका जवाब। मैं बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात कर रहा हूं। अबू हुरैरा साहब, आप मैं ये कह रही हूं, मैं समझ रहा हूं आप जिस तरफ ले जा रहे हैं, मैं बिल्कुल समझ रहा हूं। मैं उसी का जवाब ले रहा हूं, अनुमा आचार्य जी से उसी का जवाब ले रहा हूं। क्या वाकई में मुल्क का माहौल बिगाड़ने के लिए ये सब कुछ भी चल रहा है? अनुमा आचार्य जी, अरे आप बड़ी सीधी बात देखिए ना, होम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? होम मिनिस्टर की जिम्मेदारी होती है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही एक प्रोफाइल है। और आप देखिए कि शोभा यात्रा की जगह हथियार यात्रा हो रही है और ये क्या बात करते हैं कि देश कहां से मतलब सुरक्षित है? देश में तो आके चीन चढ़ा बैठा है, वो तो गया नहीं है। अरे ये जो बीजेपी की कारस्तानियां है ना, सबको, किसी अमीर मोहल्ले में नहीं होते ऐसे दंगे। वो जो गरीब है उस तबके के, जिनको इल्म भी नहीं है कि उनके साथ ये होने वाला, ये होते हैं। तो ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी गृह मंत्री की है और अमित शाह जी को मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए इसी बंद रखिए। और एक बात और कहना चाहती हूँ कि ये मैं प्रवक्ता, ये मैं, देखिए बीच में ना बोले आप, देखिए बीच में ना बोले आप, बीच में ना बोले। अरे भाई
पेशे को क्या करें, मजहब के झगड़े छोड़ दें तो ये पेशे को क्या करें, ये है बीजेपी। ज्ञानेंद्र भारद्वाज जी, आपका जवाब। ज्ञानेंद्र भारद्वाज जी, क्या आम आदमी पार्टी की भी जिम्मेदारी नहीं बनती है? जिस तरह से बगैर इजाजत के इस तरह से इतना बड़ा जुलूस निकलता है, उसमें हथियार भी होते हैं, उसमें पत्थरबाजी भी होती है। अबू जी आवाज आ रही है? जी अबू जी, देखिए, सब लोगों का एक ही सवाल है यहाँ पे। आपने रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर बिठाए, सब एक ही सवाल उठा रहे हैं और पूरे के पूरे घटनाक्रम का एक ही अगर कोई गुनाहगार नजर आ रहा तो उसका नाम है अमित शाह। दिल्ली की पुलिस अमित शाह के अंडर है। इंटेलिजेंस फेल हुआ है, दिल्ली की पुलिस फेल हुई है, लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हुआ है, तो निश्चित तौर पर जिम्मेदारी ज्ञानेंद्र भारद्वाज इतना बैठ के बात कर रहे हैं, इतना तो केजरीवाल नहीं बैठ सकते, इतना तो यहाँ का जो निकम्मा मुख्यमंत्री है वो नहीं बैठ सकता है, वो निकम्मा मुख्यमंत्री नहीं बैठ सकता। अमित शाह आपकी औकात है, अमित शाह पे बात, अमित शाह पे टिप्पणी करने की आपकी औकात है, आपकी अमित शाह की टिप्पणी करने की औकात है। देखिए, जबान का ख्याल रखिए, जबान का ख्याल रखिए। आप लड़िए झगड़िए, लेकिन जबान का ख्याल रखिए, इस तरह की बात नहीं कर सकता, जबान का ख्याल रखिए, इस तरह की बात नहीं कर सकता। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आप, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। गुंडागर्दी नहीं तो क्या है? अमित शाह में आपकी औकात है कि आप उन पे चर्चा करेंगे, अमित शाह पे चर्चा करेंगे आप, जिसके 42 एमएलए अपराधी अपराध के केसेस में इन्वॉल्व है, 42 एमएलए, वो बात करेंगे। नहीं, देखिए, जो सच्चाई है, यासिर जिलानी जी, क्या अमित शाह जी मुल्क के वजीर दाखिला हैं, होम मिनिस्टर हैं, क्या उनसे सवाल नहीं बनता है? क्या अमित शाह जी को इसका जवाब नहीं देना चाहिए? अपना काम बिल्कुल बनता है, अपना काम वो निभा रहे हैं, अपना काम वो चलिए, ठीक है। नहीं, देखिए, सच्चाई पर लग रहा बात नहीं करना चाह रहे। मैं एसपी वैद साहब के पास जा रहा हूँ कि वक्त की करनी है। देखिए, नहीं, देखिए, सिर्फ चिल्लाने से बात नहीं बनेगी, सिर्फ चिल्लाने से बात नहीं बनेगी। देखिए, मैं एसपी वैद साहब के पास जा रहा हूँ। सबको ऑडियो डाउन कर दिए, आधे घंटे में हम चाहते हैं कि ये मसले पर बात हो। मुल्क टूट रहा है, आपसी भाईचारे के लिए खतरा है, अमन व अमान के लिए खतरा है। जिस तरह से कई रियासतों में इस तरह के फिरकावाराना फसाद हुए हैं, कम से कम कब सोचेंगे हम इस पर? आखिर ये हो क्या रहा है? मैं एसपी वैद साहब आपके पास आना चाहूंगा। सर, आपने बहुत अच्छी बात कही थी कि जो लोग मुल्क में अमन व अमान नहीं देखना चाह रहे, दरअसल वही मुल्क के दुश्मन हैं। सर, कैसे इस तरह के हालात पर काबू पाया जा सकता है? जो हालात बिगड़ रहे हैं कई रियासतों में, एक के बाद एक इस तरह के हालात बन रहे हैं, इस पर काबू कैसे पाया जाएगा सर? देखिए, इसमें बहुत सारे कदम लेने की जरूरत है। पहला, आपने देखा होगा मीडिया रिपोर्ट्स की, जहां ये दिल्ली में राइट्स हुए वहां बंगाली में वो बोल रहे थे, और उसमें ये एप्रीहेंशन है कि वो बांग्लादेश और म्यांमार के इलीगल माइग्रेंट वहां फंसे हुए हैं। और अगर ऐसा ये बात सही है तो इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, और ऐसे जो इलीगल इमिग्रेंट कंट्री में हैं उनको आइडेंटिफाई करके भारत को एक स्टैंड लेना चाहिए और इनको पुश बैक फोर्सिबली कर देना चाहिए उनके कंट्री में, क्योंकि एक बाहर से आदमी आता है, उसको हम सब कुछ देते हैं इस मुल्क का, और वो अगर यहाँ आपसी भाईचारा खराब करेगा, यहाँ कम्युनल राइट्स करवाएगा, तो उसके लिए कोई जगह इस मुल्क में नहीं होनी चाहिए। ये मेरा मानना है। बिल्कुल। दूसरा, ये जो इसमें इन्वॉल्व हो, चाहे किसी भी कम्युनिटी से और किसी भी एरिया के ताल्लुक रखते हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तीसरा, हमारा जहां जहां लैप्सेस हुए हैं वो उनका संज्ञान लेना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि इंटेलिजेंस कहाँ हमको पहले। बिल्कुल जाहिर सी बात है, बहुत संजीदगी से लेने की जरूरत है, बहुत सेंसिटिव मामला है, और आगे से इस तरह के वाकयात ना हो, इस तरह का तशद्दुद ना हो, इस पर बहुत गौर व फिक्र करने की जरूरत है। सियासत से ऊपर उठकर, तमाम सियासी पार्टियों को सियासत से ऊपर उठकर सोचना होगा कि आखिर कौन लोग हैं जो मुल्क के दुश्मन हैं और आपसी भाईचारे के दुश्मन हैं। इस पर बहुत कायदे से इसकी जांच पड़ताल करनी होगी और तय तक जाना होगा कि आखिर कौन लोग हैं जो मुल्क को तोड़ना चाह रहे हैं, और इस पर बैठकर गौर व फिक्र करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बात हुई। एसपी वैद साहब, आपकी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। ज्ञानेंद्र भारद्वाज जी, सैयद यासिर जिलानी साहब और विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।